morning students, welcome to SJI online class 6 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज लेसन 2 वर्ण विचार। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने स्वर जो उच्चारण करते हैं या जो आपके उच्चारण स्थान के जितने भी उच्चारित वर्ण हैं उनको हमने पढ़ा व समझा तथा स्वर के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण तथा आपके प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान को समझा, जैसे सघोष वर्ण, अघोष वर्ण और अल्पप्राण और महाप्राण, इन सभी को पढ़ा व समझा तथा उसके साथ साथ वर्तनी संबंधी जो शुद्धियां होती हैं आज मैं आपको समझाऊंगी। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। फिर से सुनिए, उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। अगर आपको शब्द या वर्ण या जो मात्राएं हैं उनको सही लिखना आता है तो जो भाषा की शुद्धता होती है वह बनी रहती है। आइए हम देखें कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है। अशुद्ध शब्द आभीन और पालतू। तो अशुद्ध शब्द जो आभीन है इसका शुद्ध होगा अधीन। पालतू का शब्द सही होगा पालतू। अशुद्ध शब्द है बीमारी और शुद्ध शब्द है बीमारी। अशुद्ध शब्द क्योंकि और शुद्ध शब्द क्यों की। इसके बाद ए आई ओ संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द ऐसा और शुद्ध शब्द ऐसा। अशुद्ध शब्द कौन और शुद्ध शब्द कौन। अशुद्ध शब्द सैर, शुद्ध शब्द सैर। अशुद्ध शब्द दौड़ और शुद्ध शब्द दौड़। इसके बाद है नासिका संबंधी अशुद्ध जो शब्द है उनका शुद्ध प्रयोग। किस प्रकार से है? अशुद्ध शब्द शरण और शुद्ध शब्द है शरण। अशुद्ध शब्द है रणभूमि और शुद्ध शब्द है रणभूमि। अशुद्ध शब्द है गुण और शुद्ध शब्द है गुण। अशुद्ध शब्द है व्याकरण और शुद्ध शब्द है व्याकरण। सामान्यतः की जाने वाली कुछ अन्य त्रुटियां। अशुद्ध शब्द परीक्षा, शुद्ध शब्द परीक्षा। अशुद्ध शब्द चाहिए और शुद्ध शब्द चाहिए। अशुद्ध शब्द वर्षा और शुद्ध शब्द वर्षा। अशुद्ध शब्द किरण, कृपा, कृपा और शुद्ध है कृपा। इसे मैं पुनः दोहराऊंगी। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। पहला, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द है आधीन और शुद्ध अधीन। अशुद्ध पालतू और शुद्ध पालतू। अशुद्ध शब्द बीमारी और शुद्ध बीमारी। अशुद्ध है क्योंकि और शुद्ध क्योंकि। ए आई ओ संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द ऐसा और शुद्ध शब्द ऐसा। अशुद्ध शब्द कौन, शुद्ध शब्द कौन। अशुद्ध शब्द सैर, शुद्ध शब्द शैर। अशुद्ध शब्द दौड़, शुद्ध शब्द दौड़।
इसके बाद है नासिका संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द शरण, शुद्ध शब्द शरण, अशुद्ध शब्द रणभूमि और शुद्ध शब्द रणभूमि। अशुद्ध शब्द है गुण और शुद्ध शब्द है गुण। अशुद्ध शब्द है व्याकरण और शुद्ध शब्द व्याकरण। सामान्यतः की जाने वाली कुछ अन्य त्रुटियां। अशुद्ध शब्द परीक्षा, अधिकतर लिखने में बच्चे परीक्षा बोलो तो छोटी की मात्रा लगाते हैं और शुद्ध लेकिन क्या है शब्द परीक्षा। इसके बाद है चाहिए, शुद्ध शब्द है चाहिए। अशुद्ध शब्द वर्षा, शुद्ध शब्द वर्षा। अशुद्ध शब्द है कृपा और शुद्ध शब्द कृपा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप आज अशुद्ध और शुद्ध शब्दों में अंतर को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I will explain the remaining chapter, The Cherry Tree, where it was left in my earlier video. Okay, so be ready, open your book and try to understand. Let us start it. Winter came early. Winter came early. Early means जल्दी. सर्दी थोड़ा जल्दी आ गई. That means winter season came a little earlier. The cherry tree bent low with the weight of snow. और cherry tree क्या होता है? Bent low मीन्स झुक गया, नीचे झुक गया विद द वेट ऑफ स्नो. वेट ऑफ स्नो मीन्स बर्डन, बर्डन ऑफ स्नो, बर्डन ऑफ आइस. ड्यू टू विंटर सीजन इट वॉज अ चिल कोल्ड वेदर. दैट्स वाई अ लॉट ऑफ स्नो वॉज फॉलिंग एंड ड्यू टू बर्डन ऑफ द स्नो फॉलिंग द चेरी ट्री बेंट लो. ओके, In February it was राकेश बर्थडे. फरवरी में राकेश का बर्थडे था. That means he was celebrating his birthday in the month of February. और क्या होता है? He was 9 मतलब वो 9 साल का हो चुका था. And the tree was 4. And till now the tree was about 4 years old, but almost as tall as Rakesh. Although the cherry tree was 4 years and Rakesh was 9 years old, even then cherry tree looked as tall as Rakesh. It was as high as Rakesh. One morning, एक सुबह क्या होता है? When the sun came out, जैसे ही सूरज निकला. Sun came out means as soon as the sun rises. One morning, when sun rises, या as soon as the sun rises in the sky, grandfather came into the garden. उसके दादाजी गार्डन में आते हैं और क्या कहते हैं? Let's some warmth get into my bones, he said. That means it was one fine morning when the sun came out in the sky and his grandfather went into the garden, and going into the garden his grandfather said to himself that he wanted to have some warmth into his bones, as he was feeling cold, as it was a very cold weather on that day. He stopped in front of the cherry tree. वह चेरी वृक्ष के सामने रुक जाते हैं. In front of, this is preposition. Stared at it. Stared means looked constantly.
looked fixedly at someone or something. वो चेरी वृक्ष को घूर कर देखते हैं, टकटकी लगा करके देखते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं, for a few moments, that means for some time. And when grandfather reached into the garden, he looked constantly to the cherry tree for some time and then called out राकेश. और इसके बाद उन्होंने राकेश को बुलाया. Come and look. राकेश को बुला करके क्या कहा? राकेश आइए आइए. कम कम क्विकली. क्विकली मीन्स शार्पली. जल्दी से आइए. बिफोर इट फॉल्स. राकेश जल्दी से आओ दौड़कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए. ओके, ही इज सेइंग दैट प्रोबेबली द फ्लावर दैट वाज सीन ऑन द चेरी ट्री माइट फॉल. That's why he advised Rakesh to come sharply. Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. Miracle means magic. Rakesh और उसके दादाजी gazed means stared, looked constantly. घूर कर देखते हैं, टकटकी लगा कर देखते हैं. क्यों देखते हैं? As though it had performed. As though मानो कि performed means done. Miracle means music. ऐसे देखते हैं जैसे कि मानो इस वृक्ष ने कोई चमत्कार कर दिया हो. Grandfather as well as Rakesh kept on looking the cherry tree as if there was a magic. They were spellbound and kept on looking at it for some time. There was a pale pink blossom at the end of a branch. क्यों देखते रहे? उन्होंने क्या देखा कि वृक्ष पर पेल पिंक ब्लॉसम, एक पीला और बैंगनी कलर का, ब्लॉसम मीन्स फ्लावर. चेरी वृक्ष पर एक पीला बैंगनी रंग का फ्लावर लगा हुआ था. एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. End of a branch, that means on the top of the branch of that tree, there they saw a very beautiful pink colored flower. Okay students, it was some disturbance. तो राकेश कहते हैं कि उसने और दादाजी ने चेरी वृक्ष पर एक बहुत बड़ा पिंक कलर का फ्लावर देखा. That's why they were surprised. For them it was a miracle. It was a wonderful thing. It was a wondrous thing. Okay. Now one morning, फिर क्या होता है? The following year there were more blossoms. Following year, that means next year. अगले साल उस वृक्ष में और भी फ्लावर्स आ गए. ब्लॉसम्स मीन्स फ्लावर्स. नेक्स्ट ईयर उस वृक्ष में बहुत सारे फूल खिलते हैं. द ऑथर वांट टू एक्सप्लेन आउट दैट नेक्स्ट ईयर देयर वर सम मोर फ्लावर्स ऑन द चेरी ट्री. देयर वर सो मेनी फ्लावर्स ऑन द चेरी ट्री. एंड सडनली द ट्री वाज टॉलर देन राकेश and it had grown taller than राकेश. और ये वृक्ष राकेश से भी ज्यादा लंबा हो चुका था इन हाइट. देन फिर क्या होता है? ये वृक्ष राकेश से भी लंबा हो गया. इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज. यद्यपि ये राकेश की उम्र का आधा ही था. दैट मीन्स although the cherry tree was about the half of the age of Rakesh, even then it was taller than Rakesh. It had grown more taller than Rakesh, and then it was taller than grandfather, and slowly और धीरे धीरे ये वृक्ष इवन ग्रैंडफादर से भी टाल होता गया, लंबा होता गया. ओके. And who was older than some of the oak trees?
यानी दादाजी की हाइट से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। दादाजी जो खुद कैसे थे, ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज, यानी कुछ ओक वृक्षों से भी वो ज्यादा बूढ़े थे। इट इज सेड दैट एन ओक ट्री survives for a long period of time. It is said that an oak tree may survive about 300 years. Okay, so it is being said that though his grandfather was very old, even then the cherry tree grown taller than his grandfather, although it was a little in age or time. Now in the next paragraph, in the cherry tree bees came to feed on the nectar in the blossoms. फिर क्या होता है, in the cherry tree bees came, चेरी वृक्ष पर मधुमक्खियां आती हैं। क्यों आती हैं? टू फीड ऑन द नेक्टर, फीड मीन्स टू ईट, फॉर सकिंग, नेक्टर मीन्स जूस, इन द ब्लॉसम्स फ्रॉम द फ्लावर्स। यानी राइटर कहता है कि चेरी वृक्ष पर उसके फूलों का रस चूसने के लिए मधुमक्खियां आने लगी थीं। एंड टाइनी बर्ड्स पेक्ड एट द ब्लॉसम्स, और छोटी छोटी चिड़ियां, पेक्ड मीन्स स्टिक्ड, थ्रो दियर पीक्स, यानी चोंच मारने लगी। छोटी छोटी चिड़ियां भी आकर के इस चेरी वृक्ष के फूलों पर चोंच मारने लगी। दे स्टार्टेड टू ईटिंग फ्लावर्स एंड ब्रोक देम ऑफ, और चिड़ियों ने इन फूलों को ब्रोक देम ऑफ, दैट मीन्स दे वर ब्रोकन बाय द बर्ड्स। द फ्लावर्स ऑफ द चेरी ट्रीज वर ब्रोकन एज दे स्टार्टिंग to eat the flowers on the cherry tree. Bees also came on the cherry tree and they started sucking nectar from the flowers. But the tree kept blossoming right through the spring. लेकिन वृक्ष क्या करता है? Kept blossoming. Kept means continue. Blossoming means flowering. लेकिन वृक्ष पर फूल खिलते रहते हैं right through the spring, that means throughout the spring. The writer want to explain out that all the spring season the cherry tree kept on flowering in spite of many flowers were damaged by the birds, and there were always more blossoms than the birds. और लेखक क्या कहते हैं? जितना चिड़ियां फ्लावर्स को डैमेज करती थीं, इनसे और भी ज्यादा फूल आते जाते थे। जितने डैमेज होते उससे कहीं ज्यादा और फ्लावर्स आने लगे। द राइटर वांट टू से दैट एज सून एज द चेरी ट्री स्टार्टेड ब्लॉसमिंग द बर्ड्स एंड बीज केम। सम ऑफ द फ्लावर्स वर डैमेज्ड बाय द बर्ड्स, बट स्लोली एंड स्लोली मोर फ्लावर्स केम ऑन द चेरी ट्री। That summer there were small cherries on the tree. Next summer time में क्या होता है? There were small cherries on the tree. चेरी वृक्ष पर छोटे छोटे चेरीज आने लगे, that means fruits निकलने लगे। राकेश टेस्टेड वन, राकेश ने एक फ्रूट, चेरी फ्रूट को पिक किया एंड स्पैट इट आउट, और इसको क्या किया? थ्रू समथिंग आउट योर माउथ। जैसे उसने इसको टेस्ट किया, खाने की कोशिश की, उसने इसको थूक दिया। क्यों? इट्स टू सॉर ही सेड, उसने कहा ये तो बहुत सॉर मीन्स खट्टा है। इट वॉज नॉट स्वीट इन टेस्ट बट इट वॉज सॉर इन टेस्ट लाइक लेमन और मैंगो। दैट्स व्हाई राकेश स्पैट इट आउट फ्रॉम हिज माउथ। ओके, इट वॉज नॉट राइपेंड वन। They all be better next year, said grandfather. उसके दादाजी ने ये देखकर कहा, बेटा राकेश, नेक्स्ट ईयर ये सारे फ्रूट्स विल बिकम टेस्टी।
they will be ripened. So their taste will be good to eat. But the birds like them, especially the bigger birds. लेकिन चिड़िया इन फ्रूट्स को बहुत पसंद करती थीं, स्पेशली मीन्स पर्टिकुलरली द बिगर बर्ड्स. अब बड़ी बड़ी चिड़िया आने लगी थीं, एंड दे टेस्टेड द फ्लावर्स एज वेल एज द फ्रूट्स दैट वर ग्रोन ऑन द चेरी ट्री. ओके. इट वॉज वार्म सनी आफ्टरनून. ये बहुत ही वार्म का मतलब गर्मी, सनी का मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ सन. ये बहुत ही चिलचिलाती धूप वाली गर्मी थी. दैट मीन्स देयर वॉज टू मच हीट. इट वॉज वेरी हॉट. राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर. और राकेश अपने दादाजी को देख रहा था. ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम. उसने बेडरूम से झांक कर देखा. बेडरूम की विंडो से बाहर पीप्ड आउट करता है. एंड सा ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन केन चेयर. और क्या देखता है कि उसके दादाजी रिक्लाइनिंग मीन्स लीनिंग बैक इन रिलैक्स्ड पोजीशन. लीनिंग बैक इन रिलैक्स्ड पोजीशन मतलब आराम की मुद्रा में पीछे की ओर झुककर बैठे हुए थे. यानी जब उसने राकेश ने खिड़की से बाहर झांक करके देखा तो क्या देखता है, उसके दादाजी खिड़की के बाहर आराम चेयर पर, केन की चेयर पर झुक करके बैठे हुए थे. अंडर द चेरी ट्री यानी चेरी वृक्ष के नीचे. केन ट्री दैट मीन्स अ काइंड ऑफ बांस जिसको बोलते हैं. यानी बांस की बनी हुई कुर्सी पर दादाजी चेरी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, झुके हुए थे आराम की मुद्रा में. द ऑथर सेज दैट व्हेन राकेश लुक्ड आउट or peeped out through the window of his room, he noticed that grandfather was sitting under the cherry tree in the garden on his cane chair, and he was sitting on the chair leaning back in relaxed position. Okay, student, today I will finish here. Next day I will finish the remaining chapter of this lesson. Till then, revise it, watch this video again and again, try to understand everything, all words meanings, and even exercise. Prepare well. Okay, thank you for attending the class. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGUI. In the last class, we have completed our first chapter, that was number system. Today we will be starting our new chapter, that is operation of whole numbers. ठीक है? Before starting the chapter, I would like to tell you what does whole number stand for. That means whole number किसे कहते हैं. You are very much aware about the natural numbers. आप जानते हैं natural numbers जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and as just करते हो. जितनी भी काउंटिंग आपको पता है पॉजिटिव साइड में, वो सारे नंबर्स पॉजिटिव इंफिनिटी तक जहां तक भी आपको काउंटिंग पता है 1 से लेकर के, दे ऑल आर रेफर्ड टू बी एज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडीइंग अबाउट द होल नंबर्स. तो होल नंबर्स जो होते हैं, इन सारे नेचुरल नंबर्स के साथ साथ अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, है ना, तो वो जो सेट ऑफ नंबर्स होगा वो होल नंबर्स कहलाएगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो और लिख दूं तो ये जो कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स है, दैट मींस फ्रॉम जीरो टू द पॉजिटिव इंफिनिटी, या बोले सिंपल लैंग्वेज में कि जीरो से लेकर के जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग्स होते हैं उन सारे नंबर्स का जो सेट है इज टर्म टू बी एज होल नंबर्स. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी वुड बी डीलिंग विद द ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, दैट मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, which will be purely based on the whole numbers, और उस पे based word problems भी we will be doing. ठीक है, तो let's start with the chapter. Next thing बोली गई यहाँ पे कि representation of whole numbers on a number line. तो आप जानते हो पहले से अगर आप नंबर लाइन बनाते हो तो इस तरह का कुछ यू ड्रॉ है ना, तो जो होल नंबर्स की नंबर लाइन होगी वो स्टार्ट ही कहां से होगी, जीरो से स्टार्ट होगी ना. जो होल नंबर
नंबर्स की नंबर लाइन होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और इट विल बी गोइंग टू द पॉजिटिव साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और आगे जितना भी आपको रिक्वायर्ड होगा वहां तक आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स का मतलब है कि होल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग जाएं तो देयर आर न्यूमरस प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग 7 + 2 और इक्वल टू करके यहां पे आप लिख रहे हो 2 + 7, ठीक है, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से अगर हम लोग किन्हीं दो होल नंबर्स के पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें या एक्सचेंज कर दें तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यहां पे 7 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, यहां पे 7 है दैट इज बीइंग रिटन ऑन द सेकंड प्लेस एंड हियर 2 इज बीइंग रिटन ऑन द फर्स्ट प्लेस, सॉरी सेकंड प्लेस, एंड यहां पे जो 2 है वो फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है। तो यू कैन क्लियरली सी यहां पे जो इंटरचेंज ऑफ क्या हुआ है, पोजीशन हुआ है, जिससे आंसर में कोई चेंज नहीं पड़ रहा है, यहां से भी 9 आ रहा है और यहां से भी 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है होल नंबर्स उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज यू आर बीइंग रिटन विद 2 + 5 + 3 और 5 + 3 को आपने ब्रैकेट्स के अंदर रखा, ठीक है। देन इक्वल टू यहां पे लिखा आपने 2 + 5 + 3, लेकिन सेकंड वाले केस में आपने 2 + 5 को ब्रैकेट के अंदर रखा। अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप जानते हो कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट यहां से 2 + 8 और यहां से 7 + 3। फर्दर इफ यू बी सॉल्विंग दिस यू विल गेट 10 फ्रॉम हियर एंड 10 फ्रॉम हियर एज वेल, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स होती है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज़ यहां पे क्या हो रहा है कि पहले ब्रैकेट लास्ट 2 नंबर पे लगा है और बाद में जो ब्रैकेट है वो पहले 2 नंबर पे लगा है, लेकिन सॉल्व करने में जो आंसर आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स और एडिशन होता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ना। सेकंड प्रॉपर्टी है दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं ये बताया क्यों जा रहा है, बताया इसलिए जा रहा है कि कहीं भी आपको ऐसे दिख जाए, है ना, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे आपको बता देना है कि दो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे और क्यों इक्वल होंगे, बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ पे अगर ऐसा कहीं लिखा दिख जाएगा तो आप सीधे सॉल्व नहीं करोगे, सीधे बोलोगे दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज आएंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। वही मतलब बोला जा रहा है कि अगर कोई होल नंबर है सपोज a, उसमें अगर आप 0 ऐड करते हो ना तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता, है ना। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, है ना, कि अगर आप किसी भी होल नंबर पे 0 ऐड करोगे तो आंसर वोंट चेंज, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे देयर इज न्यूट्रल वैल्यू, तो 0 ऐड करने पे कोई चेंज नहीं मिलता, ठीक है। ये एक और प्रॉपर्टी है। मूविंग अहेड, एडिशन में आपकी इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आगे बोला गया कि यही जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वही वो ये सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती हैं, है ना। अगर यहाँ पे एडिशन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। बस यहाँ पे एक चीज ये आएगा कि अगर आप a को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर आपका 0 आता है, ठीक है। अगर आप 0 ऐड करो किसी नंबर पे तो उस नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को तो वो नंबर एक्चुअली खुद ही 0 हो जाता है, ठीक है। तो these are some basic kind of properties and the rules regarding your chapter number 2, that is operation on whole numbers, ठीक है। So now we will be starting with our exercise 2a, ठीक है। 2 exercise start करते हैं, आराम से we will be doing so that you don't find any difficulty in understanding the concept of things which I will be telling you in this chapter. In question number 1, it is saying fill in the blanks. That means you are provided with certain kind of fill in the blanks and you are required to fill the required answer in that. Okay. In the first question number 1, first part it is written 168 plus 259
is equal to fill in the blanks plus 168. You can clearly see यहाँ पे दो numbers हैं, one is 168 and another is 259, and here you are given with one fill in the blanks and one number that is 168. तो clearly आप समझ सकते हो कि अगर दोनों इक्वल हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 259 ही होना चाहिए, ठीक है, 259 ही होना चाहिए। और ये इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई है ना, कौन सी प्रॉपर्टी बताई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, बिकॉज अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो पोजीशन ऑफ नंबर्स को तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कर सकते हो आप। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 317 इज इक्वल टू 317। 317 में क्या ऐड कर देंगे, 317 ही रहे, जीरो ऐड कर दो, प्रॉपर्टी बताई मैंने भी आपको, किसी नंबर पे अगर आप जीरो ऐड करते हो तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 3, it is written 37 plus 68 plus in the blanks is equal to 37 plus fill in the blanks then plus 56, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप सही से देखो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। यहाँ पहले प्लेस पे 37 लिखा है, यहाँ पहले प्लेस पे 37 है, सेकंड प्लेस पे 68 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस खाली है, इसका मतलब यहाँ भी 68 ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड प्लेस खाली है और यहाँ पे थर्ड प्लेस 56 है, दैट मींस यहाँ पे 56 रहा, ठीक है। और ऐसा ही होगा तभी यू कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर इन द रिक्वायर्ड मैनर, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। इन पार्ट 4 इट इज रिटन 8 plus 3 multiplied by 4, 8 plus 3 multiplied by 4, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लियरली आप क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, but 12 into 8 what will be the answer, 96, 12 into 8 96 will be your answer, ठीक है। now moving to part number 5, part number 5 is written 18 multiply by then fill in the blanks plus 23 is equal, इस वाले पार्ट में सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ पे एडिशन है ना, तो मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी। तो 4 3 जा 12 और 12 plus 8 20 विल बी योर आंसर, है ना। आई थॉट कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। अब इसको कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 23 व्हिच इज इनसाइड द ब्रैकेट इज इक्वल टू 18 into 17 plus 18 into 23, ठीक है। इसके लिए आपको एक और लॉ पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ बता देता हूँ। सपोज कहीं कैसे लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c विल गिव अस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हम लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, तो इट विल गिव अस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। वही चीज यहाँ अप्लाई की गई है ना। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, है ना। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, है ना। तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, तो यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि अगर ये a है, ये b है और ये c है और ये है a मल्टीप्लाई बाय b, तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए ना। वही 17 यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, बाकी चीजें रह गई हैं, आई विल टेलिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई वांट स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट वाज ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स and we have done up to question number 1 and 2. Today we will be starting further into that progress. Before starting that, I would like to tell you an algorithm that is called division algorithm. That says dividend is equal to divisor multiplied by quotient
रिमाइंडर। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? जब भी आपको बोला जाता है कि एक नंबर सपोज दिया गया 17 और आपको बोला गया 3 से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यू डू समथिंग लाइक दिस, 17 यहाँ लिखते हो और यहाँ पे 3 लिखते हो। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, ये 17 जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 क्या है, डिवाइजर है जिससे कि 17 को आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर डिवाइड करते हैं आप तो क्या होता है, 3 5 से 15 मिलता है और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिल जाता है। ठीक है, सॉल्व किया हमने, तो ये 17 क्या है, डिविडेंड है, तो आप डिविडेंड में लिखो इक्वल टू। ठीक है, ये 3 क्या है, डिवाइजर है, यू राइट 3 हियर, देन मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या है, ये जितनी टाइम्स आपने डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। यहाँ 5 लिखोगे प्लस रिमाइंडर क्या होता है, जो लास्ट में बच जाता है, व्हिच रिमेंस, इट इज 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वल मिलेगा। ठीक है, 3 5 से 15 प्लस 2 17, तो हियर यू कैन क्लियरली सी कि 17 इज इक्वल टू 17 है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कई जगह आपको ऐसा बोला जाएगा कि यूजिंग द डिवीजन थ्योरम प्रूव दैट, ना, तो आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा और आपको इसको यूज करके उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, it is saying divide 3605 by 29। बोला जा रहा है 3605 को आपको किससे डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, जो मैंने अभी बताई आपको। तो आप पहले डिवाइड करो, 29 कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 29 1 जा 29, subtract you will get 7, कैरी करो यहाँ से 0, 29 2 जा 58, 2 जा 58, देन डिवाइड, कितना बचा 12 और यहाँ से बचा 20। ठीक, नाउ 29 का डिवीजन 29 को टेबल पढ़ना है इतनी कि 125 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आप जानते हो 29 5 से कितना होता है, 145 होता है, जो कि ज्यादा हो गया इससे, है ना। तो आपको कितनी बार टेबल करना होगा, 29 को 4 टाइम्स पढ़ना होगा। तो आप जानते हो 29 को 4 कितना होगा, 9 4 36, 3 कैरी 3 एंड 4 2 8 प्लस 3 11, दैट इज 116। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट फ्रॉम हियर 15 में से 6 9 और यहाँ पे फिर 0। ठीक है, तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स किया यहाँ पे। अब बोला गया आगे कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम से इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड कितना है 3605 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 29 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 124 एंड प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 9 इज द रिमाइंडर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही 3605 मिल जाएगा। इससे ये आपको ये प्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा यूजिंग द दिस डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, it is saying find the number which when divided by 45 gives 16 as a quotient and 9 as a remainder। ठीक है, एक नंबर है जिसको किससे डिवाइड किया गया है, 45 से डिवाइड किया गया और ऐसा करने में 16 बचा क्वोशिएंट और 9 बचा रिमाइंडर। इसका मतलब वो नंबर क्या है, डिविडेंड है कि नहीं। और आपको पता है वही फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड कितना है फाइंड करना है, डिवाइजर मतलब किस नंबर से डिवाइड किया गया, 45 से डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन कितना आ रहा है 16 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 9 बच रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 45, 16 मल्टीप्लाई 16 16 5 जा 80, तो 0 आएगा, कैरी 8 आएगा, 16 4 जा 64 और 64 और प्लस 8 कितना होगा 72 होगा, है ना। तो 720 और प्लस 9, इसका मतलब डिविडेंड है वो 729 है एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना, दिस क्वेश्चन
Moving further to question number 5. It is saying find the largest 5-digit number which is exactly divisible by 57. It is saying in question number 5, find the largest 5-digit number which is exactly divisible by 57. तो आप जानते हैं लार्जेस्ट 5-digit नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 5-digit नंबर इट इज 5 टाइम्स 9 है ना, 5 टाइम्स अगर 9 लिख दो आपको लार्जेस्ट 5-digit नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये लार्जेस्ट भी होना चाहिए और 57 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई ये नंबर 57 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो हम चेक कर लेंगे कि है कि नहीं है। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको 57 से इस नंबर को डिवाइड करना, 57 से इस नंबर को आपको करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो ये दोनों नंबर पेयर में कितना है 99, दिस इज 57, तो 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, तो 57 बन गया 57। सबट्रैक्ट करोगे आप तो 9 में 7 बचेगा 2, यहां से बचेगा 4, 42 है ना। 9 कैरी करके लेके आओगे आप तो यहां पे 9 आ जाएगा। अब फिर से 57 को डिवाइड करना है, 57 से डिवाइड करना 429 को, ठीक है। तो आप टेबल पढ़ो ऐसा कि 15 इससे ज्यादा ना हो, तो 15 8 से करीब अगर आप 8 टाइम्स टेबल पढ़ोगे तो यू विल गेट, अगर 50 होता है यहां पे तो मिलता 400 और 7 into 8 करोगे दैट इज 56, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 7 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 57 into 7, तो 7 7 या 49 कैरी 4, 7 5 is 35, 35 plus 4 39 है ना, मतलब 399 कितने टाइम्स में आएगा 7 टाइम्स में, यू विल गेट 399। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में 9 में से 9 0 मिलेगा, ये 2 स्मॉलर कैरी करेंगे मतलब 12 में से 9 330 मिलेगा, ठीक है। और फिर से एक 9 आपको नीचे कैरी करना है, दैट इज 309, ठीक है। अब 57 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 309 से ज्यादा ना हो, तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 57 into 5 करेंगे आप, 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 7 25, 25 plus 3 28, मतलब 285 है। कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में 285। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 में से 5 4 आएगा, 10 में से 8 2 आएगा, 24 मिलेगा। लास्ट वाला 9 फिर से कैरी करेंगे, यहाँ पे 249 मिल जाएगा, ठीक। अब आपको देखना है 57 का टेबल पढ़ के कितने टाइम्स में 249 से ज्यादा ना हो, तो कितने टाइम्स में हो जाएगा 4 टाइम्स में, है ना। 57 into 4 करेंगे आप तो कितना मिलेगा 228, ना 228 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेट यहाँ से 1 रिमाइंडर, यहाँ से 2, तो 21 रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब हम जब लार्जेस्ट 5-digit नंबर को 57 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है और 21 रिमाइंडर छोड़ रहा है ना। इसका डायरेक्टली ये मतलब है कि ये 29 है इस नंबर पे जुड़ा हुआ, वो इस नंबर को 57 से पूरी तरीके से डिवाइड करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो अगर हम क्या करें, इस 99999 से 21 हटा लें तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 57 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 99999 और -20, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 7 मिलेगा, 9 9 और 9, मतलब कि 99,978 is that largest 5-digit number which is exactly divisible by 57, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि 63 से क्लियरली क्या डिविजिबल होना चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी है बट आई वांट यू कि आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। Now question number 7 is saying on dividing 1653 by a certain number we get 45 as a quotient and 33 as a remainder, find the divisor। फिर से वही वाली फॉर्मूला लगानी है आपको, है ना, जो डिवीजन एल्गोरिथम है। यहाँ पे आप डिवाइडर नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है, ठीक है। तो डिवाइजर फाइंड करने के लिए भी आपको उसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग फर्दर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। टिल देन ट्राई एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Hello students.
student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, today we will make some correct statement. So, first statement is a solid has only one free surface. Student, this statement is incorrect because a solid has any number of free surface, while liquid has only one free surface. So the correct statement is liquid has only one free surface. Now, second statement is a liquid does not have a definite volume. Student, this statement is incorrect because a liquid have a definite volume while gas does not have a definite volume. So, the correct statement is gas does not have a definite volume. Now, statement third, gases are not compressible, and this statement is also incorrect because gases are compressible while solid are not compressible. So the correct statement is solid are not compressible. Now, fourth statement. In case of solids, the intermolecular forces are almost negligible. Student, this statement is incorrect because in case of solids, the intermolecular forces are maximum. So, the correct statement is in case of gases, the intermolecular forces are almost negligible. Now, fifth statement. Love, hatred and suspicion are examples of matter. This statement is incorrect. Student, love, hatred and suspicions are examples of emotions. So the correct statement is love and suspicion are examples of emotion. Now student, true or false? Now first statement is the molecules of solid are very tightly packed. Student, this statement is true. Now second statement, gases have neither definite shape nor definite volume, and this statement is also true. Now third statement, vacuum is not matter, and this statement is also true. And fourth statement, intermolecular spaces are minimum in case of oxygen gas. Student, this statement is false.
because intermolecular spaces are maximum in case of oxygen gas. And fifth statement, in liquids interchange of position of molecules is not possible. This statement is also false. Because in liquids interchange of positions of molecules is possible. So student, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online study of Shivaji Group of Institution. Today we will continue the chapter 4, Chemistry and its importance. In this chapter we have earlier discussed the fill in the blanks of this chapter. है ना? तो now we move to exercise B जो कि आपकी सेकंड है. इसमें देखिए तो लिखा हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं जो कि गलत हैं. आपने क्या करना है, आपने राइट करने हैं उनके करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. So now move to our first statement. Our first statement is herbicides are used to kill plant insect. Herbicides used होते हैं plant के कीड़ों को मारने के लिए. Not. Herbicide क्या होते हैं? Herbs को मारने के लिए. तो plant insect नहीं आएगा यहाँ पे. Plant herbs आएंगे. जैसे माना लीजिए plants herbs क्या होते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा सा. मान लीजिए किसी तरह की कोई फसल फार्मर ने उगाई हुई है, कल्टीवेट की हुई है, उसमें क्या होता है किनारे किनारे कुछ हर्ब्स आ जाते हैं, कुछ अलग टाइप के जो उस फसल से रिलेटेड नहीं होते. तो उस केस में क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स हम डालते हैं जिससे वो जो हर्ब्स निकले हुए हैं इधर उधर वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो किल हो जाए. ठीक है, ये समझ में आ गया. हर्बिसाइड्स क्या है? हर्बिसाइड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू किल प्लांट हर्ब्स. ओके. Now next is powders, creams and other cosmetic products cannot be made by chemical methods. अच्छा, I have told you earlier कि जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली किस काम आते हैं? वो हमारे फेस को इंटेंसिफाई या फिर ब्यूटीफाई करने के लिए होते हैं. और बेसिकली जितने कॉस्मेटिक्स होते हैं बच्चों वो सारे के सारे कॉस्मेटिक किसके बने होते हैं? केमिकल्स के ही बने होते हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पाउडर, क्रीम एंड अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मेड बाय केमिकल मेथड. अगर केमिकल होगा बेटा तो केमिकल मेथड से ही बना होगा ना. सो यहाँ पे क्या है कि कैन नॉट बी मेड नहीं आएगा, कैन बी मेड आएगा. है ना. तो जो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ था वो आपने जब करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है तो ये नॉट को स्किप कर देना है. ऐसे ही जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिएगा तब नीचे जब लिखिएगा तो वो इंसेक्ट हटा के वहां पे हर्ब कीजिएगा. तो मैंने तो उसी में कर दिया है. आप जब अपनी कॉपी पे राइट डाउन कीजिएगा या जैसे भी तो उसमें क्या करिएगा, इंसेक्ट हटा के हर्ब्स लिखिएगा. उस तरह से नेक्स्ट में जब ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा सेकंड वाला, उसके बाद नॉट हटा के पूरा स्किप कीजिएगा. ठीक है. अगला देखो बेटा कि a conical flask is used to heat liquid. तो जो conical flask होता है बच्चे, ठीक है ना, तो conical flask में लिक्विड्स को कैप्ट करके रखा जाता है. जैसे बीकर होते हैं, conical flask होते हैं, उसमें हम लोग टेस्ट भी करते हैं, टाइट्रेशन भी करते हैं, है ना. लेकिन conical flask में हीट नहीं करते हैं हम लोग. ठीक है. तो हीट किसमें करते हैं? ग्राउंड बॉटम फ्लास्क में. किसमें? ग्राउंड बॉटम. हीट किसमें करते हैं बच्चों? राउंड बॉटम फ्लास्क में. ठीक है. तो कॉनिकल फ्लास्क हटा के आपने क्या लिखना है? राउंड बॉटम फ्लास्क. नेक्स्ट आपका है by mixing two or more metals you can prepare an alloy. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू एलॉय. एलॉय क्या होता है बेटा? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को या फिर कोई एक नॉन मेटल में दो नॉन मेटल या एक मेटल, दो मेटल्स, एक नॉन मेटल्स. ठीक है. इस तरह से कोई कॉम्पोजिशन होता है इनका. तो एलॉय कैसे बनती है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को हम मिक्स अप करते हैं. और वो मिक्स कैसे होती है? सॉलिड स्टेट में तो मिक्स होंगे नहीं. वो कैसे स्टेट में मिक्स होते हैं? मोल्टन स्टेट में मिक्स होते हैं. तभी तो एक सॉलिड में सॉलिड का एलॉय बनता है. एलॉय क्या है? तांबा जो है, कॉपर. ठीक है. कॉपर के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, और पीतल होता है, पीतल जो बेसिकली है. ठीक है. पीतल के जो बर्तन आते हैं वो एलॉय ही है. पीतल में कॉपर मिला देते हैं, है ना, जिंक मिला देते हैं. इस तरह से मिला करके तब हम एलॉय बनाते हैं. जब तो ये जो एलॉय मिक्सअप करके बनते हैं तो ये इसमें कौन सी स्टेट होती है मेटल्स की? मोल्टन स्टेट होती है.
मिक्सचर एलॉय है ना, सॉलिड में सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय का। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए मोल्टेन स्टेट मेटल की होना कंपलसरी है। तो मोल्टेन स्टेट होना एलॉय के लिए फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आई होप ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने आपको करेक्ट करना कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। हर्बिसाइड्स होगा तो कॉक्सोफ्री करेगा, पाउडर स्कीम्स कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं तो हमेशा केमिकल मेथड से ही बनेंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक क्या होते हैं, सारे सारे केमिकल ही होते हैं। और जो कॉनिकल फ्लास्क को तो हम कभी भी हीट करेंगे नहीं, जब राउंड वाटर फ्लास्क में करते हैं बाय मिक्सिंग जो मोल्टेन मेटल यहाँ पे आएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट हो गए हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टेटमेंट मैंने करेक्ट किए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, today we will discuss about the seed. So what is seed? Seeds are developed from the ovule after fertilization. You know students, after fertilization the ovule develop into fruit and the ovule develop into seed. So seed, many fruits have the one seed like mango, pulp, but many of the fruits have many seeds like orange, tomato, brinjal. These have many seeds like papaya. So it's there are various types of seeds or various number of countings are present. Students, we will discuss about the structure of seeds. So seeds, first of all the seed. This is the structure of seed. The outer layer or outer covering of the seed is called seed coat. The outer covering of the seed is called seed coat. And when you remove the outer covering of a seed, the seeds are divided into two parts. Is called cotyledon. This is one part. This is two parts. This is called cotyledons. But in some seeds, the cotyledons is also have in one part, remaining one parts. In some seeds, it is divided into two parts. So it's depend on the types of seeds. And students, so the outer covering of seed is called seed coat, and the embryo inside the seed there is a small plant are present which is called embryo, and this embryo consists of three parts. First is plumule, second is radicle, and third is cotyledon. So what is plumule? You can see here that this is the seed and this is the seed coat. When you open this seed, there is small plant is present. This is called embryo, and embryo has three parts. First is plumule. You can see here the outgrowth which grow downward is called plumule, a leaf-like structure. It is called plumule. And radicle, this part which grow downward is called radicle. So the plumule develop into shoot, and the radicle develop into root. By this plumule, a shoot develop of a plant. By this radicle, the root develop of a plant. And what is cotyledon? When you remove the seed coat, the seed is divided. In some seed, it is divided into two parts, but in some seeds, it is remains one. So this is called cotyledon. And what is the function of the cotyledon? To store, reserve food. So cotyledons always store the reserve food which is used at the time of germination. Means this store food is used at the time of germination. So this is the structure of seed. Students, types of seeds. Seeds are of two types. One is monopod seed, second is dipod seed. So what is monopod seed? Mono, as you know that mono means one and di means two. So mono means if the cotyledon has one, if the seed has one cotyledons, the seed has one cotyledons is called, only one cotyledon is present, is called monopod seed. Like in wheat, maize, rice, the cotyledons remain in one. So this type of seed is called monopod seed.
and those seeds when the cotyledons are divided into two parts. When you remove the outer covering of a seed, it divided into two parts. That type of seed is called dicot seeds. Means two cotyledons are present. Two cotyledons. So that type of seed is called dicot seed. Like gram, pea, these are dicot seeds. When you remove the outer covering of the gram or pea, you can see that cotyledons So are divided. student, into next two is the process of germination. So, What is germination? When the soil is buried into when the seed is buried into the soil, then it uptake the water from the soil. Means it absorbs the water from the soil and swell up. The first step of the germination is germination starts with the rapid uptake of water by the seed. Means seed absorb water from the soil and swell up. Next, when the water is absorbed by the seed, then this water active the enzyme which is present in the seed. In the seed there is an enzyme is present. By the absorption of water, this enzyme become active, and then this enzyme digests the food stored in the seed. This active enzyme digests the food which is stored in the seed. Now, what happened when the seed swell up? The seed coat become soft. When the seed swell up, the seed coat means the outer covering become soft, and the stored food is used up. Means at this process, the stored food which is present in the cotyledons is used up in which process? For the growing of radicle and plumule. When the radicle and plumule start growing, they use the stored food. First of all, what happened? You can see here in this process, the seed swelled up by uptaking of water. First of all, the radicle emerged first. Which part is emerged first? Radicle. This is the radicle which grow downward. So radicle first come out of the seed coat and form the root system. This radicle emerge first and grow and form the root system of a plant. Then when the radicle emerge first, the radicle grow downwards into the soil. It comes from the seed and then it grow downwards into the soil. Then what happened in the next step? The plumule to come out of the seed coat. You can see here, this is plumule. The plumule also come out from the seed coat and form the first leaf of a plant. Now this radicle continues grow downwards and this plumule grow upwards in the upward direction. This radicle which grow downwards form the root system of a plant, and this plumule which grow up in the upward direction penetrate first of all. Suppose that this is a ground. Below the ground there is a seed. This plumule penetrate the ground wall, and through the surface of the soil it comes out of the surface of the soil. So it makes the first leaf, and then it becomes the shoot of a plant. It grows upward, penetrate this wall and emerge out from the soil surface and form the shoot of a plant. So this is the process of germination, how the seed germination and arise a new plant. Next is the condition which is necessary for germination. So student, next is the condition necessary for germination. Students, without these conditions, seeds can't germinate. If these conditions are favorable, then seed start germinate. So what are the conditions necessary for germination? There are three conditions which are necessary for germination. First is water. You know that water is very important for germination of seed. If there is no water, how the seed can swell up? By the absorption of this water by the seed swell up and the outer covering means the seed coat becomes soft, so that easily plumule and radicle come out, easily emerge. Okay, and this water also active the enzyme which is present inside the seed, and that enzyme use the food which is stored inside the seed, means that enzyme digests the food. And this food is used for germination. So water is most important for germination. Next is oxygen. Students, you know that everyone
water, need air, means need oxygen for respiration. We all the living beings need oxygen for respiration. That's plants also need oxygen. So plant seed needs oxygen for germination. It is also very necessary for germination. Third is favorable temperature. Favorable temperature. So this favorable temperature is also required, because if the favorable temperature is not available, the seed can't germinate. So what is the favorable temperature? Ranging from 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade is the favorable temperature in which seed can germinate. So students, that enough for today. We will discuss the types of germination in our next class. Thank you students. Have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you types of endogenic movements. And now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So in my previous lecture, I have explained you endogenic movements are two types: vertical or aprogenic movement, horizontal or orogenic movement. Vertical or aprogenic movements are called continental building movement. These movements generally cause rising or sinking of the crust without fracturing or folding of the rocks. And now horizontal or orogenic movement. These movements may be caused by compressional force or tensional force. So compressional force result in the formation of fold mountains, while the tensional force result in the formation of block mountains. And now today I will continue the same chapter, and my today's topic are second type of movement. These are called sudden movements. सडन मूवमेंट्स मतलब होता है बच्चों अचानक से जो मूवमेंट्स होने लगते हैं, सडन अचानक से मूवमेंट्स कॉज्ड बाय सडन एंडोजेनिक फोर्सेस कमिंग फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ cause sudden and rapid events that cause massive destruction at and the earth surface. तो बच्चों जो मूवमेंट्स अचानक से कॉज हो जाते हैं एंडोजेनिक फोर्स से, कमिंग फ्रॉम डीप मतलब बहुत ही गहराई से, विद इन द अर्थ के अंदर बहुत ही गहराई से जो मूवमेंट अचानक से होने लगते हैं, अर्थ सरफेस में बहुत नीचे गहराई में जो मूवमेंट अचानक से होने लगते हैं, एंड रैपिड इवेंट्स दैट कॉज massive destruction at and the end of the earth surface. Such events like, जैसे ये इवेंट्स कैसे होते हैं जो अर्थ के बहुत ही डीप पे जाके इवेंट्स होते हैं, such events like volcanic eruptions, earthquake, they suddenly occurs. Such events like volcanic eruptions, earthquakes are called extreme events and become disastrous hazards when they occur in densely populated localities. तो इस तरह के मूवमेंट जैसे कि volcanic eruption हो गया, earthquake हो गया, ये कैसे बच्चों occurs होते हैं, suddenly occur होते हैं, और अगर ये हो जाते हैं when they occur in densely populated, जब ये बहुत घनी आबादी वाले localities में ये होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, disastrous hazards हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक तरह से प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं। Geologically, these sudden forces are termed as constructive forces because they create certain relief features on Earth's surface. तो जियोलॉजिकली इस सडन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं। क्यों हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं, बिकॉज दे क्रिएट सर्टेन रिलीफ फीचर, क्योंकि इनके अकर्स होने से, इनके होने से क्या होता है, हमारे कुछ रिलीफ फीचर्स अर्थ सरफेस पर क्रिएट होते हैं। तो these movements are also called constructive these movements, sudden movements are termed as constructive forces, and these movements are also called mountain building movement. Is it clear? तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चे, सडन मूवमेंट्स होते हैं। सडन मूवमेंट कैसे हमारे कॉज होते हैं, सडन मूवमेंट हमारे कॉज होते हैं movement caused by sudden endogenic forces coming from deep within the earth cause sudden and rapid events that cause massive destruction. Is it clear? So, for example,
while basic lava, जो basic lava होता है, basic lava forms extensive lava plateaus and lava plains, and earthquake creates faults, fractures and lakes. So there are two processes for the formation of landforms: exogenic or external process, endogenic or internal process. Endogenic process are of two types: slow movements and sudden movements. Slow movements are of two types: vertical or apogenic movement, horizontal or organic movement. Is it clear? And now my topic is types of landform. So first इसमें आता है बच्चों types of landform में mountain. Mountain यानी पर्वत. A portion of land surface rising considerably above the surrounding country, either as a single eminence or in a range of chain, is known as mountain. बच्चों mountain क्या होता है? Portion of a land surface, मतलब कि land surface के portion से ऊपर की ओर उठा हुआ जो भाग होता है, above the surrounding area, मतलब surrounding area से ऊपर की ओर उठा हुआ जो भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं. A mountain is defined as a steep sided hill. Mountain को कैसे डिफाइन करते हैं? Steep sided hill की तरह इसको डिफाइन करते हैं. More than 600 meter high, as a more than 600 meter high. तो ये क्या होती है मुझे? steep sided hill होती है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर से भी ऊंची होती है. तो mountain क्या होगा बच्चों? A portion of land surface rising considerably above the surrounding country, either as a single eminence or in a range of chain, is known as mountain. So on the basis of mode of formation, mountains are three types: fold mountains, block mountains and volcanic mountains. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों fold mountains. सबसे पहले हम बात करेंगे fold mountains. Formation of fold mountains. Now, formation of fold mountains. Mountains which have been thrown into massive folds or ridges by the earth movement are known as fold mountains. तो क्या होता है बच्चों? Mountains which have been thrown into massive folds by the earth movements are known as fold mountains. बच्चे क्या होते हैं fold mountains? हमारे formation of fold mountains. Mountains which have been thrown into massive folds by the earth movement are known as fold mountains. मतलब earth movement में क्या होना, किस वजह से होते हैं फॉर्म? folds होने से क्या होते हैं? fold mountain फॉर्म होते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंडोजेनिक फोर्स में, स्लो मूवमेंट्स में हमारे क्या होते हैं? जब हमारे फोर्स पड़ते हैं तो उससे हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. तो these mountains have been thrown into massive fold by the earth. अर्थ मूवमेंट में फोल्ड होने से, मुड़ने की प्रक्रिया होने से, फोल्डिंग होने से क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. These movements are primarily horizontal and cause wrinkles or folds. तो इस मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरली हॉरिजॉन्टल. ये कैसे होते हैं हमारे? प्राइमरली हॉरिजॉन्टल. These movements are primarily horizontal and cause wrinkles or folds. The upraised part of the fold part, I already explained you. The upraised part of the fold is called anteplane, while the
postcard syncline. Is it clear? So fold mountain usually consists of parallel ranges or ridges. Most of the mountains in the world are fold mountain. जितने भी mostly mountains है जो world के वो हमारे क्या है? Fold mountain. That is created by the process of folding. Is it clear? So these are called fold mountains. Compressional force are caused by the causing of compressional force. Fold mountains are formed. So what do you mean by fold mountains? Mountains which have been thrown into massive folds by the earth movement are known as fold mountains. Now characteristics of fold mountains. Now, characteristics of fold mountains. Fold mountains are characterized by roughness of relief. They are arc-shaped. ये कैसे होते हैं बच्चों? Arc-shaped के होते हैं and constituted of sedimentary rocks. किससे बने होते हैं? Sedimentary rocks से बने होते हैं. The newly formed young fold mountains are higher and have more rough features. जो नए formed है young fold mountains वो कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही ऊंचे होते हैं और उनके बहुत ही rough features होते हैं, बहुत ही कठोर features होते हैं, जैसे like pointed peaks, उनकी चोटियां कैसी होती हैं? Pointed होती हैं, न्यूक्लियली होती हैं. Steeper and deeper slopes, और उनकी slopes कैसे होते हैं बच्चों? Steep और बहुत ही ज़्यादा steeper होते हैं, बहुत ही ज़्यादा deeper होते हैं. Fold mountains comprise the largest and most complex system. Example: the Himalayas were formed by the process of horizontal compression of land. जो हिमालय है उसका formation कैसे हुआ है? By the process of horizontal compression of folding. Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, I have discussed chapter 2, River Valley Civilization. River Valley Civilization means in Hindi नदी घाटी सभ्यता. नदी घाटी सभ्यता का मतलब था कि how man developed in civilization या how early man entered in civilization. Civilization means a civilized society, a civilized people. Now first we discuss River Valley Civilization. So in that time the civilization have divided into 4 parts. First, Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Chinese civilization and Indus Valley civilization. So students, first we will discuss Mesopotamian civilization. So I have discussed Mesopotamian civilization, what means Mesopotamian, what means Mesopotamian civilization. Now students, we discuss Mesopotamian society. Today I will discuss Mesopotamian civilization. Mesopotamian society. Mesopotamian society has divided in many parts. First we discuss social life. How man started to live in society, and the society life is divided into 3 parts in Mesopotamian civilization. First, first class comprised the priest. जो फर्स्ट क्लास था इन मेसोपोटामियन सोसाइटी का, उसमें क्या प्रीस्ट माने यहाँ के पुजारी आते थे, ऑफिशियल्स आते थे, वॉरियर्स योद्धा आते थे, among which the king was the most powerful. माने फर्स्ट क्लास में जो था कंसिस्टेड प्रीस्ट थे, ऑफिशियल थे, वॉरियर्स योद्धा थे, एंड द किंग वाज द मोस्ट पावरफुल in that time in consisted in first class. Now we discuss in second class. In second class consisted businessmen, professional and skilled laborer. माने in second class consisted in Mesopotamian civilization in that time
माने सेकंड क्लास में कौन कौन कंसिस्टेड थे, माने कौन कौन आते थे, तो बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, स्किल्ड लेबर माने जो स्किल्ड माने जिनमें किसी कला का या जिनमें इस तरह के लेबर जो थे वो सेकंड क्लास में आते थे। इन थर्ड क्लास माने सोसाइटी का थर्ड क्लास क्या था, तो व्हाट मीन्स इन थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास कंसिस्टेड द स्लैब्स माने जो स्लैब्स यानी दास होते थे, सामान थे, वो क्या थे, कंसिस्टेड इन थर्ड क्लास में कंसिस्टेड थे। These peoples were engaged in agriculture माने ऐसे लोग जो engaged in agriculture माने एग्रीकल्चर में engaged थे। एग्रीकल्चर था, क्राफ्ट था, ट्रेड था एंड कॉमर्स माने these people consisted in थर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन have divided into 3 classes. I have discussed every 3 classes. Now we discuss family life. So what were the family life of in Mesopotamian civilization? Mesopotamian लोगों का family life क्या था, तो the family was a close knit structure माने family जो थी माने family की जो संरचना थी वो क्या थी, close knit थी। Father was the head of family. Father माने पिता ही परिवार का मुखिया होता था, माने पिता, the father is the head of family. अपराइजिंग ऑफ द चिल्ड्रंस वर स्टिक्स, अपराइजिंग माने जो बच्चे क्या थे, अपराइजिंग माने बड़े हो रहे थे, वर स्टिक्स माने उनके प्रति स्टिक्स कहा जाता था। बॉयज वर सेंट टू स्कूल माने बच्चों को सेंट टू स्कूल माने स्कूल भेजा जाता था। एंड इन दैट टाइम कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स माने इन स्कूल दे स्टडीड द रीडिंग, they learn to reading, writing and arithmetics. And in that time family life की girls also learn in that time music and dancing education माने girls को उस समय केवल म्यूजिक और डांसिंग की शिक्षा दी जाती थी। Now we discuss town planning. तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग क्या थी, व्हाट वर द टाउन प्लानिंग, तो सुमेर माने सुमेर in the place and the people who lived in Sumer are called Sumerian. तो टाउन प्लानिंग, तो Sumerians were pioneer in the development of Mesopotamian civilization माने ये माना जाता है कि Sumerians जो थे वो क्या थे, pioneers माने important थे, सबसे important थे in the development of Mesopotamian civilization माने Mesopotamian civilization के development में, यानी the Sumerian have a great part in the development of a Mesopotamian civilization. They built city-states. Thus we say in Mesopotamian civilization town planning, यानी town planning के according they built city-state माने जो state थे वो क्या थे, city यानी शहरों की तरह बसे हुए थे। Each other a chief माने हर स्टेट का एक क्या, चीफ यानी मुखिया होता था, और किंग माने हर स्टेट का एक चीफ यानी मुखिया, और किंग माने एक राजा होता था। ईच सिटी स्टेट हैड इट्स ओन लॉ माने हर स्टेट का या हर शहर का एक स्टेट हैड ओन लॉ माने अपना एक लॉ कानून था, एंड इट्स ओन आर्मी और उनकी अपनी स्वयं की एक आर्मी भी होती थी। तो नाउ स्टूडेंट्स आई अगेन डिस्कस की टाउन प्लानिंग, यानी टाउन प्लानिंग क्या थी, तो सुमेरियन वर पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन माने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा जो हिस्सा यानी पार्ट था वो सुमेरियंस का था। दे बिल्ट सिटी स्टेट माने उन्होंने ईच अदर माने एक साथ मिलकर सिटी स्टेट बनाए थे, और ईच सिटी यानी ईच स्टेट हैव अ चीफ माने हर एक स्टेट में एक चीफ अथवा राजा होता था। ईच सिटी हैड इट्स ओन लॉ माने हर स्टेट का अपना कानून था, एंड इट्स ओन आर्मी और उसकी अपनी आर्मी थी। इंपॉर्टेंट सिटीज इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन माने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सिटीज क्या थे, व्हाट वर द सिटीज, तो अर्थ था, ओर्क था, लेगेस था, बेबीलोन था एंड नाइनवे माने इस प्रकार 10 से कि इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द टाउन प्लानिंग यानी टाउन प्लानिंग
of the Mesopotamian civilizations were Ur, Uruk, Lages, Babylon and Nineveh. The sacred area of the consisted of the main temple. माने in Mesopotamian civilization people have a holy, माने people have a sacred area, माने लोगों के पास क्या था, एक पवित्र स्थान या एरिया भी मानते थे. कंसिस्टेड, जिसमें कंसिस्टेड था क्या, मेन टेम्पल, माने उनका जो मेन टेम्पल मुख्य मंदिर थे, आर कॉल्ड जिगुरस. माने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के टेम्पल आर कॉल्ड, माने टेम्पल्स को क्या कहा जाता है, जिगुरा, विच वॉज डेडिकेटेड टू पैटर्न गॉड ऑफ सिटी. विच वॉज द डेडिकेटेड माने विच जिगुरास या विच टेम्पल्स, माने ऐसे टेम्पल्स जो क्या थे, पैट्रोन गॉड ऑफ सिटी, माने उस शहर के देवता के रूप में ही बनाए जाते थे. नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस रिलीजियंस. रिलीजियंस माने व्हाट वाज द मेसोपोटामियन सोसाइटी या मेसोपोटामियन पीपल्स रिलीजन, माने उनका धर्म क्या था. व्हाट वर द रिलीजियंस, तो दे बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, माने मेसोपोटामियंस बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेस, माने मेसोपोटामियंस पीपल को कई देवताओं यानी मैनी गॉड्स माने एंड गॉडेस माने कई देवी देवताओं पर विश्वास था. दे ऑल्सो वर्शिप्ड डिफरेंट फोर्सेस ऑफ द नेचर. सो दे वर्शिप्ड डिफरेंट फोर्सेस ऑफ द नेचर, माने इसलिए वह नेचर के ही कई फोर्सेस को की पूजा करते थे. दे वर्शिप्ड the natures यानी forces of the natures as a sun, earth, air. They worshipped gods माने वे उस समय पूजा करते थे. worshipped God like माने जैसे किन worships माने एन, एनिल, इनकी, मार्डूक, इस्तार एंड नाबू. माने नाबू many goddess as like Mesopotamian people worshipped An, Enlil, Enki, Marduk, Istar and Nabu. Many gods they worshipped. Each city have own god, माने हर शहर का अपना देवता होता था. माने each city have own gods, माने हर शहर अपने अलग अलग ईश्वर की पूजा करते थे. Now we discuss occupation. माने occupations माने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के का व्यवसाय क्या था, तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेसोपोटामियंस पीपल. माने कृषि जो था वो क्या था, मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल. मेसोपोटामियंस का क्या था, मेन ऑक्यूपेशंस था. एंड फार्मर्स ग्रू बर्ली, माने फार्मर्स जो थे ग्रू माने उस समय उगाते थे बर्ली, कॉर्न, डेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस ग्रो बर्ली, कॉर्न, डेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दे हैव good system of the irrigation. The Mesopotamian people have good system of the irrigation because this civilizations in between two rivers. They were first used to pattern blacksmith. They were metal workers in that time. ऐसे person यानी which persons which work as a metal workers like blacksmith and goldsmith. They work as a metal. They were first used to potter wheel, they were first used as a potter's wheel and make the glass form. Students, I have discussed today Mesopotamian civilization society, and tomorrow I will teach you the trade and commerce and many points of this chapter's Mesopotamian civilization. Thank you for attending this class. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं. इसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ. आपको व्याकरण से रिलेटेड ये अनुवाद तालिका मैं समझा रही हूँ. कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे होंगे तो उन्हें ये पट धातु की 5 लकारें लर्न करनी है. ठीक है, पट धातु की 5 लकारें यानी लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लिट लकार.
ये पांचों लकारों के रूप पट धातु पे आप लर्न करिए, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए बच्चों, आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी तरह वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए ऊपर ये कर्ता लिखे हुए हैं, साह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये 9 करता है और इसी के जस्ट नीचे ही ये 9 क्रियाएं पट धातु लट लकार की, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पट धातु लट लकार की क्रियाएं भी लिख रखी है। जैसे पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ये पट धातु लट लकार की क्रिया है। तो जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका रूल ये होता है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता है उसी पुरुष और वचन की आपको क्रिया लगानी है, बस आपका सेंटेंस तैयार है। जैसे हाँ, एक बात और, इसी नियम को मैंने शॉर्ट आउट किया है, नंबरिंग डाल दी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस नंबर का करता है उसी नंबर की आप क्रिया लगाएं। नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एग्जाम्पल देखिए, वे दोनों पढ़ते हैं, ये सेंटेंस है, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों की संस्कृत तो, मैंने ये मीनिंग्स लिख रखी हैं ब्रैकेट में। वे दोनों की संस्कृत तो, और पट मीन्स पढ़ना। मैंने आपको ट्रांसलेशन बोला कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो पठता। मैं पढ़ता हूं, मैं की संस्कृत अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। इस तरह से अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। इस तालिका को आप अपनी कॉपी में नोटबुक के अलावा या नोटबुक के पीछे के पेज में बना लें अभी फिलहाल, क्योंकि बाद में मैं इसे डिटेल से और समझाऊंगी। तब तक आप इस तालिका का अभ्यास करें और सेंटेंस बनाएं, फिर उनका संस्कृत में ट्रांसलेशन करें। सेंटेंस आपको बनाना है, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से 9 सेंटेंसेस हिंदी में आप लिखें और फिर इस तालिका को देख करके आप उसका ट्रांसलेशन करें। उसके बाद आप खुद से पूरी तालिका को लर्न करें और उसके बाद उसे लिख करके अभ्यास करें तालिका का। तो इस तरह से बच्चों आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन समझ में आने लगेंगे। जब ट्रांसलेशन समझ में आएंगे तो फिर जब आप बुक में किसी चैप्टर का अर्थ पढ़ेंगे तो अर्थ भी बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो इसलिए इस तालिका का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अपनी नोटबुक में, जो आपकी संस्कृत की नोटबुक है, उसमें पीछे बना ले तालिका और इसका अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। Good morning, student. Student, this is class 6E. Subject is computer. Chapter number 2, file management and data organization. Today's topic is working with multiple applications. That means, students, you can multiple work at the same time on your computer. Different things or different tasks can perform on a computer at the same time. How to do this task? Windows 7 have following facility. You can open 2 or more applications on the screen same time. Windows 7 has following facility कि you can open 2 or more applications on your screen at the same time. Suppose that you can browse any file
on Google Chrome or Internet Explorer. And second, you can open Windows or MS Word file and type the any document. Suppose that there are following steps to follow working with multiple applications. In Windows 7, suppose that this is a Windows 7, and on the desktop, this is the lowest bar is called taskbar. Lowest bar is the taskbar. That means taskbar situated in the bottom of the screen. Right click on your taskbar. नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सपोज ओपन फर्स्ट, आपको जो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये करना है कि ओपन वेब ब्राउजर एंड सर्च योर फाइल, minimize this window. Okay, when you minimize the window is display in your taskbar. Suppose that Google Chrome is displayed here, and the second is open MS Word and type your any file. Minimize Windows MS Word file, and this will display in taskbar as a icon. And now right click on the taskbar. Okay, right click, that means this is the taskbar. Right click on the taskbar, and when you right click the taskbar, a pop-up menu will display. A pop-up menu will display, and at this pop-up menu select show window side by side option. Okay, आपको क्या करना है कि शो विंडो, आप देखेंगे उस लिस्ट में आपका ये जो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हुआ है, इन दिस पॉपअप मेन्यू देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. यू विल सेलेक्ट साइड बाय साइड ऑप्शन. व्हेन यू select the side by side option, both applications will appear on the screen side by side. That means which type of both application? First is the Google Chrome, where you can search any topic, and second window is the MS Word file, where you can type your document. That means कि in desktop screen, both screen are open at the same time side by side. This is the Google Chrome, where you search any topic from internet, and this is the MS Word, where you can type the letter. That means कि your window divide into two parts. First is the Google search window or the Windows Explorer, and second is the MS Word window. So student, you can see that how to work with multiple application with the help of side by side option. Side by side option is present a pop-up menu of taskbar. And the next topic is a different file format. Students, what is a file? A file is a collection of information on your computer, and a file has a specific name. What is the file? File can store different types of data. Suppose that your document file store documents, images file, image file store pictures, audio file stores your music, video file your stores movie. Okay, that means that different types of data store on your different file. All the files saved in all these types of file saved in a specific format or a different specific format. What is the format? The format of a file can be known as the file extension. That means कि file format is also called the file extension. And what is the file extension? File extension are used so that the operating system of a computer can recognize the file system.
File system is define the characteristics of file, that which type of data stored on that file. That means कि आपका जो file extension है वो आपका किसी भी file की, which define the characteristics of the file कि which type of data stored on a particular file. Suppose that there are different types of file extension. .jpeg, the full form of the JPEG is Joint Photographic Expert Group. Okay, the full form of is Joint Photographic Expert Group. It is also called, called JPEG. JPEG. Okay, this is called JPEG. Clear? It is used to store pictures. JPEG file is used to store, that is used to store pictures. This is used to store pictures, and the extension of the JPG is .jpeg. All the extensions written in small letters, and all the extension is written in, suppose that file name is SGOI, extension written after .jpeg. That means कि this is the image file, in which file store only images. Okay, now the second extension is .mp3. MP3 file extension stored by MPEG. That means कि moving picture expert group. This is developed by MPE3, developed by MPEG. That means कि moving picture expert group. This type of file stores music files. Okay. यानी कि आपका जो MP3 है, इसमें हम लोग केवल इट कैन स्टोर ओनली म्यूजिक फाइल्स, इसमें केवल हम लोग म्यूजिक फाइल्स को ही स्टोर कर सकते हैं. एंड इट इज डेवलप्ड बाय द मीडिया प्लेयर एक्सपर्ट ग्रुप. एंड द नेक्स्ट इज MP4. .mp4. This is the, in this extension or in this type of file store audio and video files. MP4 is a multimedia file. It is a multimedia files. Okay, and it can store audio and video both. Next is the .docs. This is the extension used in MS Word file. That means कि it store documents file. It store document files. This extension used for documents file. Suppose that SGOI.docx. This is the image file and this is the document file. Next is the XLSX. This extension .xlsx. This extension, this is used by Excel file, MS Excel files. That means the MS Excel file extension has .xlsx. SGOI is XLSX. Okay, so suppose that, for example, SGOI.docx
or these are the file names, but this is the extension. Extension always written after dot sign. Okay. Extension declare the characteristics of the file. That means ki sgoi.xl, this is the Excel file. Okay. This is the document file. This is image file, which store the image. It is the audio file, which store only audio like song, your voice, etc. And this is the multimedia file. Multimedia file means when you record any video, this will stored on the multimedia file. I think students, this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.